नमस्कार, एनडीटीवी नेटवर्क के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजय पुगलिया। बैटल ग्राउंड का सफ़र हम लोगों ने फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से शुरू किया था और उसको दिल्ली में ख़त्म कर रहे हैं, जो राजनीतिक राजधानी है। इस बीच हम मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और वहां से बनारस और बनारस से अब दिल्ली में एक प्रकार का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमानों के साथ कि ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है वो ऐतिहासिक है। ये बात तो हमको पता है, लेकिन उसका आउटकम ऐतिहासिक होगा, रूटीन होगा, कंटिन्यूटी का होगा, बदलाव का होगा, इस पर एक फाइनल वर्डिक्ट लेंगे। और सारे मेहमान बड़े भारी धुरंधर हैं, विशेषज्ञ हैं। उनका परिचय करा दूं। हमारी बड़ी सीनियर कॉलीग नीरजा चौधरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, जो भी आप कहना चाहें, और संजय कुमार जी सीएसडीएस लोकनीति के, साथ में संदीप शास्त्री जी सीएसडीएस लोकनीति से, और अमिताभ तिवारी जो डेटा पे और प्रिडिक्शन पे काफ़ी काम करते हैं। मैं इसको सवाल पूछने में आप लोगों से संकोच इसलिए है कि सारे सवाल कितना भी कोशिश कर लूँ पुराने जैसे ही साउंड करेंगे, इसीलिए मैं बिना सवाल के सीधा इससे शुरू करता हूँ कि क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे, ये ओपनिंग में बता दीजिए। इस पूरे चुनाव की कैंपेनिंग को देखने के बाद और आप लोगों का जो व्यू बन रहा है, पब्लिक मूड क्या है और वोटिंग में आउटकम में क्या झलकेगा? नीरजा जी, ये चुनाव बड़ा मुश्किल है इसको डिकोड करना। मैं याद कर रही थी मीनू मसानी के शब्द जो उन्होंने जयप्रकाश नारायण के बारे में कहे थे। मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के नेता थे बहुत साल पहले। उन्होंने कहा था कि हिंदू माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है समझने के लिए। वो जयप्रकाश नारायण के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे। तो मुझे लगता है इस बार का इलेक्शन हिंदू माइंड की तरह है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक लेवल पे मोदी वेव नहीं दिख रहा है जैसे कि 19 और 14 में दिखता था। दूसरे लेवल पे ये भी है कि वेव नहीं है पर वेव खिलाफ भी नहीं है। बहुत लोग असंतोष जाहिर कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, लेकिन सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रोश नहीं है। असंतोष जाहिर कर रहे हैं पर आक्रोश नहीं है। तो ऑपोजिशन कई जगह अच्छा तालमेल है, लोकल इश्यू सामने आ गए क्योंकि वेव नहीं है। जहां लोकल इश्यू स्ट्रॉन्ग है वहां फैक्टर बन गया है। मोदी वेव जो माना जाता था उसको सबस्यूम नहीं कर रहा है। और हो सकता है नॉर्थ के स्टेट्स में जैसे जो माना जाता था बिल्कुल रनअवे सक्सेस होगा 19 की तरह भाजपा के लिए, वहाँ राजस्थान में 10 सीटों पर टक्कर, हरियाणा में से 10 में से 5 में टक्कर, दिल्ली में 2-3 में टक्कर, हिमाचल में भी कहा जाता है 1 सीट। तो एकदम जो माना जा रहा था सफाया ऑपोजिशन का था पिछली बार, वो टक्कर दिख रही है। हालांकि मैं मानती हूँ टक्कर इज नॉट इक्वल टू विक्ट्री। एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपका कि जनमत आपके खिलाफ हो सकता है। पीक पॉपुलैरिटी में भी 40 लोग एक तरफ, 60 लोग एक तरफ, लेकिन उसका मतलब वोट में वो तब्दील हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। संजय जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स। देखिए, अगर क्रिकेट को देखें तो कई बार होता है कि आपके अच्छे बैट्समैन शुरू में आके खेलते हैं और आपकी अपेक्षा होती है कि रन वो बनाएंगे, लेकिन कई बार होता है ओपनिंग बैट्समैन धाराशायी हो गया, नंबर 1, नंबर 2 डाउन, 3 डाउन भी अच्छा नहीं खेला, लेकिन वो बाद के जो होते हैं 5वें 6ठे जो डाउन पे आते हैं वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। कुछ ऐसा ही होता हुआ मुझे दिख रहा है इस चुनाव में। कुछ ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी या बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया 14 और 19 के चुनाव में। कुछ ऐसे राज्यों में बीजेपी कमज़ोर दिखाई पड़ रही है इस वक्त, लेकिन कुछ नए किले भेद रही है। और जिसका उदाहरण मैं कह रहा था कि ये जो 6ठे 7वें डाउन के बैट्समैन हैं वो रन बना रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। कुछ नए राज्य हैं जहां बीजेपी इनरोड्स बना रही है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है। इसी के लिए आपको एक नेशनल वेव नहीं दिखाई पड़ता, जो कहते हैं मोदी वेव या बीजेपी के पक्ष में वेव, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को लोग के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी के पक्ष में हवा बनती भी दिखाई पड़ी है। तो कुल मिला के ऐसा ही लग रहा है, बहुत चर्निंग बहुत है, स्टेट्स में चर्निंग बहुत हो रहा है। और यही वजह है बार बार जिसका जिक्र सब लोग कर रहे हैं कि वेवलेस इलेक्शन है। संदीप जी, वेवलेस इलेक्शन
या मोदी जी के पक्ष में वेव न दिखना, ये दोनों बात तो इसी की तरफ इशारा करती है कि अगर आपको हटाने वाला मूड कहीं नहीं दिख रहा है तो आपके साथ कंटिन्यू करने का मूड दिख रहा है, तो फिर कुछ दिखलाई पड़े विजिबल कोई वेव, ये ज़रूरी नहीं है। मेरा इस पे दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। नेशनल लेवल पे आप वेव नहीं देख रहे हैं। जो लोग कहते थे वेव हो सकता है, वो वेव दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं कहूँगा आप राज्य राज्य में जाएंगे तो वेव के जगह में छोटी छोटी लहरें दिख रही हैं आपको। हवा दिख रहा है, कई जगहों पे थोड़ा तेज हवा दिख रहा है, कई जगहों पे थोड़ा धीमा हवा दिख रहा है। सो मुझे लगता है इस चुनाव में हर एक राज्य में जिस तरह से नतीजा आएगा, एक अलग नतीजा आएगा। हमें राज्यों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मैं काफ़ी बार ये कहता आ रहा हूँ, द स्टेट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, नॉट द सेंटर इज़ द सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। वो शायद इस चुनाव में दिखेगा हमें क्लियरली। और संजय जी, और एक बात, इस चुनाव में और एक बात स्पष्ट होगा एंड में, वोटर टर्नआउट के बारे में सब बात करते हैं। ये 6 हफ्तों का चुनाव, पिछली बार 5 हफ्ते ही थे, इस बार 6 हफ्ते हो गए। एक तरह से फैटीग क्या पार्टी में, कैंडिडेट में, लीडर में, वोटर में आप देख रहे हैं क्या, वो आगे हमें सोचना पड़ेगा। ये 6 वीक्स कैंपेन, आप पहला चुनाव और आखिरी चुनाव के बीच में 6 हफ्ता का फासला है, ये क्या डज इट रिफ्लेक्ट द सेम रिजल्ट फर्स्ट फेज एंड द 6th फेज? ये आई थिंक हमें गौर से देखना पड़ेगा। अमिताभ, एक थ्योरी चली है कि थोड़ा लोकल या थोड़ा स्टेट देखना होगा, जैसा संदीप जी ने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट ये आ रहा है दूसरी तरफ से, वो ये कि ये सब छोटी छोटी डेवलपमेंट से आप अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं अपने कन्फर्मेशन बायसेस के आधार पर, लेकिन दरअसल ये ऐसा कोई लोकल फैक्टर जो बहुत डिस्टर्ब कर दे बीजेपी के बैंड वॉगन को, ऐसा लगता नहीं है। देखिए, क्या वोटिंग जो है वो एक इमोशनल डिसीजन है, जैसा मैम ने भी कहा। आशा और आक्रोश, डिसकंटेंट है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, बीजेपी के पास पिछली बार भी 40% के आसपास ही वोट शेयर था। डिसकंटेंट को एंगर में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट चाहिए। वो कहीं ना कहीं विपक्ष में मिसिंग था, एटलीस्ट इतने महीनों तक। हम जो भी बातचीत देख रहे हैं वो अभी पिछले 1-1.5 महीने की बात है, जो भी थोड़ा एक्टिव हुआ है विपक्ष। फिर जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो मुझे अभी ये याद आ रहा है कि 3 चुनाव हुए दिसंबर में 2023 में। जो भी गया कांटे की टक्कर है, जो भी गया कांटे की टक्कर है। रिजल्ट वन साइडेड आया आज की डेट में। और हम ये कहते हैं कि 2019 में वेव इलेक्शन था, ओपिनियन पोल में किसी में भी वेव इलेक्शन नहीं था। द बेस्ट ऑफ द ओपिनियन पोल एस्टिमेट वाज 275 इवन आफ्टर पुलवामा, एंड बीजेपी गॉट और एनडीए गॉट 352। तो वेव जो होता है वो चुनाव के बाद में दिखता है, उस वक्त नहीं दिखता किसी को भी, जब वो, क्योंकि इतना इजी नहीं है भारत में वोटर के साइकी को समझ पाना। अब चुनाव कहां से शुरू हुआ कि विपक्ष का नैरेटिव क्या था कि भाई बीजेपी को 400 नहीं आने देंगे, इनकी 400 आएगी क्या, ये सारा डिस्कशन शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे चुनाव मूव होता गया, बीजेपी शायद 300 350 होल्ड न कर पाए, बीजेपी 270 होल्ड न कर पाए, वो वाली बात हो जाती है। महाराष्ट्र जैसे जगह में भी जहां पर इतना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, इस बार लेगेसी की लड़ाई है, टर्नआउट में हमको वो एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर है वो महाराष्ट्र में भी उसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है जो हुआ है वो सही नहीं है, बट ये विधानसभा का इशू है, लोकसभा चुनाव का इशू नहीं है। तो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में जो ये डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है, ये हमारा जो वोटर है वो काफ़ी परिपक्व है और इसको समझता है। और क्योंकि सामने एक लीडर नहीं है, सामने एक लीडर नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए एक ही पार्टी लड़ रही है। आज भी विपक्ष जो है वो बीजेपी को 272 से नीचे खींचने के लिए चुनाव लड़ रहा है, जीतने के लिए नहीं। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड इन इटसेल्फ। तो जो स्विंग वोटर है, जो अनडिसाइडेड वोटर है,
इस बात को देख करके हो सकता है कि भाजपा को ही मूव करे। बिल्कुल। संजय जी ने जो कहा कि कुछ जगह हो सकता है कि घटने पर है, कुछ जगह बढ़ने पर है, तो इस पर अगर आपका पत्रकारी चश्मा लगाएं और थोड़ा स्पेसिफिक इलाकों पे चलें तो इसको यूं ट्रांसलेट किया जा सकता है कि केरल में, तमिलनाडु में वोट शेयर तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, ये एक नैरेटिव है। तो पहले यही पूछ लूं कि आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल सही है कि नॉर्थ की स्टेट्स में घटेंगी, कुछ स्टेट्स में, चाहे इक्का दुक्का तिक्का इस तरह से है। कर्नाटक में घटेंगी, 25 थी पिछली बार, 28 में से उतनी तो आती दिखती नहीं है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कितना आंकड़ा होगा, पर गेन कांग्रेस का होगा, लॉस बीजेपी का होगा। और जो भरपाई कहाँ से होगी, माना जाता था उत्तर प्रदेश से भरपाई होगी। अब फिर अगर आप उत्तर प्रदेश में जाइए, सबसे इंटरेस्टिंग स्टेट आज उत्तर प्रदेश है। भरपाई हो पाएगी कि नहीं, मोस्ट मानते हैं कि मैक्सिमम बीजेपी जाएगी, रिटेन करना 2019 का आंकड़ा 62 अपना और 64 अलाइस के साथ। तो आपने जो सवाल किया, भरपाई उन स्टेट्स में होगी, तेलंगाना में डेफिनेटली होगी, क्योंकि पिछली बार 4 सीटें थी। लड़ाई इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बीआरएस तो तकरीबन कोलैप्स है तो ज़रूर गेन करेगी। भरपाई होगी। उड़ीसा में लोग कह रहे हैं 2-3 सीटों की हो सकती है। बंगाल में 2 तरह के ओपिनियंस हैं, आप किस साइड किससे बात कर रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करेगा। भाजपा अपने आप मान रही है कि 7-8 सीटें आ सकती हैं, पर क्या 1, 2, 3 भी आ सकती हैं या स्लम्प होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है बंगाल का। और ईस्ट की और कौन सी स्टेट थी जहां? उड़ीसा में, जैसा मैंने कहा, उड़ीसा में 2-3 हो सकती हैं। तो कुल मिला के 303 अगर आप लूज कर रहे हैं तो आप गेन भी कर रहे हैं, तो क्या आप स्टैटिक रहेंगे या लॉस आपका थोड़ा होगा और भरपाई कम होगी, पर मेजॉरिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। पर जो हमने बात की अभी जो निकला है, क्या इस बार का इलेक्शन भी एग्रीगेट ऑफ स्टेट इलेक्शंस होगा, ये सवाल उठता है। बिल्कुल। संजय जी, एक चीज़ थोड़ा सा समझाएं आप, क्योंकि एक सबमिशन लोगों का ये हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन का एक्चुअल कन्वर्जन वोट में कई बार सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता कि एक पार्टी चुनाव बहुत अच्छे से लड़ती है और दूसरी पार्टी और गठबंधन उतना अच्छे से नहीं लड़ती, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में उस पार्टी को एडवांटेज मिल जाता है कि उसकी तरफ 40 आ गए, आपके पास 60 थे लेकिन आप 39 आदमी ला पाए, और उसमें आप हारते हैं, और फिर वो नंबर की गेम बहुत ही मिराकुलस गेम हो सकती है। क्या ये संभव है? देखिए, बार बार इस बात की चर्चा होती रही है और वो हकीकत है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो ये जो कुछ भी मूवमेंट दिख रहा है या जिसकी चर्चा हो रही है कि वोटर बदल रहे हैं, कुछ स्टेट्स में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कुछ स्टेट्स में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां नुकसान हो रहा है, वहां बीजेपी ने मैक्सिमम वोट शेयर और मैक्सिमम सीट्स हासिल की थी 2019 में। तो इसकी गुंजाइश बनी रहेगी कि बीजेपी को नुकसान के बावजूद भी क्या बीजेपी का आंकड़ा क्या होगा। और इसी के लिए आप देखें, जिसका जिक्र अमिताभ भी कर रहे थे, कि चर्चा किस बात की हो रही है। चर्चा इस बात की नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि चर्चा इस बात की नहीं है कि बीजेपी चुनाव हार रही है या नहीं हार रही है। चर्चा अब सिर्फ इस बात की हो रही है, जो अंतर देखने को मिला पिछले महीने 1.5 महीने में। चर्चा हो रही थी एक समय कि 370 आएगा या नहीं आएगा, और कैसे आएगा और क्यों नहीं आएगा। और आज चर्चा ये हो रही है कि चलो 370 तो नहीं, लेकिन क्या 300 के आसपास बीजेपी है या नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी हार रही है या नहीं हार रही है, या क्या बीजेपी को 230 सीटें आएंगी नहीं आएंगी। कम से कम मुझे ऐसी चर्चा दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ लोग होंगे ऐसी चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये चर्चा बेबुनियाद है। और आज सिर्फ चर्चा इस पर टिकी हुई है, बीजेपी मेजॉरिटी ला रही है या नहीं ला रही है। इसका मतलब है नुकसान अगर हो भी रहा है, जिसकी चर्चा आपने की, वोट शेयर उनका बहुत ज़्यादा था कई कंस्टिट्यूएंसीज में, नुकसान हो भी रहा है तो इतना नहीं नुकसान हो रहा है कि सीटों की में जैसे पतझड़ आ जाए, ऐसा स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो देखिए, ये संदीप कंसेंसस है ना कि बीजेपी वापस आ रही है और बीजेपी को मेजॉरिटी मिल रही है। फिर जहाँ पर डिबेट है वो इतनी है कि 272 है या 304 है।
370 तो कोई भी पार्टी क्लेम करेगी, अपना बड़ा लक्ष्य बनाएगी, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाएगी। तो 370 तो एक प्रकार का एम्बिशन है, लेकिन क्या आप उस क्लब के पार्ट हैं जो 304 के नीचे देखते हैं या 304 के ऊपर देखते हैं? मैं दोनों तरफ देखता हूँ। संजय जी, एक बहुत फेमस कोट था इंग्लिश में, माई ग्रास्प शुड ऑलवेज बी लेस देन माई गोल, अदरवाइज व्हाट इज अ हेवन फॉर। तो ये 370 इज लाइक वन गोल, पर शायद वो गोल ना पहुंच पाए, पर वो गोल रहता है। आपका मेन प्रश्न 304 से ऊपर, 304 से नीचे, मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब हमें 2 राज्य देंगे, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में एलाइज की समस्या है। एलाइज क्या बीजेपी को अपने साथ नीचे उतारेंगे, या बीजेपी सेफ है और एलाइज को समस्या है? और जैसे नीरजा जी ने कहा, वेस्ट बंगाल बीजेपी होप कर रहा है कि उसके सीट ज़्यादा हों। अभी 370 पार मैं नहीं बात कर रहा हूँ, 302 पार। क्या वो इन 2 राज्यों में जिस तरह से एक नतीजा आता है उस पर डिपेंड होता है। 302 से कम हो, इन्हीं 2 राज्यों पे डिपेंड होता है। काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में जैसा था वैसे ही रहेगा, ज़्यादा बदलाव नहीं होगा उस राज्य में। बिल्कुल अमिताभ, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक बहस में उलझा दो और उसमें फिर हम अब 400 या 370 को रेफरेंस पॉइंट मान करके अगर डिबेट कर रहे हैं तो इन अ वे थोड़ा सा अपने आप को मिसलीड भी कर रहे हैं। व्हाट मैटर्स टू क्रिएट अ हिस्ट्री और से हैट्रिक इस 272 ना, 272 पर तो कंसेंसस है। फिर एक बात हो गई कि नहीं, 304 का रिकॉर्ड, जिस प्रकार से मोदी जी एक ऑडेशियस टारगेट रखते हैं, बीजेपी मेहनत करती है, जितनी एग्रेसिव पार्टी है और जैसी कहानियां कह रही है, नैरेटिव कह रही है, तो 304 से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि ये हिस्ट्री तो बनने जा रही है ना, 272 पर भी तो हिस्ट्री बनेगी। देखिए, गोल पोस्ट चेंज करने वाली बात है जब, और नैरेटिव सेट करने की बात है। शुरू में ही जब बीजेपी ने 370 + 30 एक नारा दिया, मिशन 400 बनाया, उस समय क्लियरली 404 सीटें जो राजीव गांधी को आई थी 1984 में, उसका उसको एक तोड़ने का एक एम्बिशन था, एक गोल था। रियलाइज होता है कि नहीं, हमें 4 तारीख को ही पता चलेगा। अब विपक्ष भी या कोई भी पार्टी जब एक चुनाव लड़ रही है, किसी भी रिजल्ट में हर एक पार्टी के लिए गेन्स और लॉसेस होते हैं। तो आज अगर 4 तारीख को विपक्ष हार रही है तो वो उस नतीजे में से अपने लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए क्या गेन्स देख रही है। तो वो गेन्स क्या रहेंगे कि भाई देखो, बीजेपी को हमने 272 पे रोक दिया, बीजेपी को 303 पे रोक दिया, बीजेपी 370 नहीं कर पाई, एनडीए की 400 नहीं हुई। 4 नैरेटिव है विपक्ष के पास ऑलरेडी अपने वोटर, अपने सपोर्टर को कन्विंस करने के लिए कि देखो हमने मजबूत लड़ाई लड़ी है। नीरजा जी, नेशनल लेवल पे विपक्ष के लिए इसके पहले आपने कभी कोई हारा हुआ चुनाव देखा क्या? सवाल मेरा ये है कि विपक्ष जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ा विलन ऑफ द पीस है वो बहुत लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, जो इंडिया अलायंस को न ठीक से बना पाई, न समय पर बना पाई और न उसको निभा पाई। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी और ऐतिहासिक चुनाव की बात की कि बहुत नेहरू को छोड़ दीजिए, जो कि 1952 में इलेक्शन जीते, 62 में जीते और सरकार में आए उसके बाद, बट ही वॉज लूजिंग ग्राउंड एट दैट टाइम। वो नहीं थे पुराने नेहरू। बाकी कोई प्रधानमंत्री 10 साल के बाद लोकप्रिय नहीं रहा। इंदिरा गांधी 67 में जीती, 77 में राउट। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल रहे, 2004 में प्रधानमंत्री बने, 2014 में ग्रैंड ओल्ड पार्टी डाउन टू 40+ सीट्स। और इनका आप उनसे अग्री करें, डिसअग्री करें, वो अलग चीज़ है, लेकिन 10 साल के बाद लोकप्रियता रखना, और आप आ रहे हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है। सीट पे हो सकता है एबनॉर्मल इलेक्शन, इसीलिए तो है ये एक हमको समझना होगा
नरेंद्र मोदी फिनोमिनन क्या है, और मैं मानती हूँ ही इज़ अ रिस्पॉन्स टू अ चेंजिंग इंडिया एट द ग्राउंड। उस चेंजिंग इंडिया को हमको समझना है। आप जो कह रहे हैं ऑपोजिशन का कांग्रेस क्या बेहतर कर सकती थी, एक चीज़ मुझे दिखी है जिसकी वजह से ये टक्कर का सारा फिनोमिनन सामने आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन लड़ रही है। ऑपोजिशन ने इस बार हथियार नहीं डाले पिछली बार की तरह, और उससे लग रहा है कि उनको की सीटें कम हो, हमारी ज़्यादा होंगी इनकी कम होंगी, वो एक बन रहा है। लेकिन यस, अगर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को जब कांग्रेस अध्यक्ष बने उसके तुरंत बाद अपना चेहरा बनाती प्रधानमंत्री के लिए, और ममता बनर्जी का ऑफर था, हम हिंदुस्तान में कभी दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। और आप हैरान होंगे ये सुन के, अभी 3 दिन पहले जब मैं मोहनलालगंज में थी लोकसभा सीट में, लखनऊ के बगल में एक गांव में दलित ग्रुप के साथ बैठी बात कर रही थी, उनमें से एक ने कहा अगर कांग्रेस ये करती, खड़गे को आगे करती, चेहरा बनाती। और मैं हैरान होगी, हम लोग बात करते थे कि साउथ में उनका रिस्पांस होगा, नॉर्थ में कौन जानता है उनको, हम लोग बात करते थे। संदीप डिसएग्री कर रहे हैं। हाँ, जी मैं इस कारण से डिसएग्री कर रहा हूं कि अगर ऑपोजिशन अलायंस इसको लीडरशिप फाइट करती तो शुरू से पहले ही, होने से पहले ही वो हार जाती उसको। ऑपोजिशन ने करेक्ट स्ट्रैटेजी एडॉप्ट किया कि हम लीडरशिप पे ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो क्या उन्होंने गलत किया, फिर किस पे लड़ेंगे? विषय पे लड़ेंगे, स्ट्रैटेजी पे लड़ेंगे, पॉलिसी पे लड़ेंगे? वो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। कॉमन एजेंडा नहीं हुआ है, कॉमन मैनिफेस्टो नहीं हुआ है, कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं हुआ है, कॉमन कैंपेन नहीं हुआ है। सो मुझे लगता है कि अगर लीडरशिप पे कांग्रेस अलायंस कुछ कहती कि हाँ हमारा भी लीडर है, तो शायद मुझे लगता है वही बीजेपी चाहती थी। हमेशा वही बात कहते रहती थी, हमारा लीडर तो मोदी जी है, आपका लीडर कौन है? So, अगर वहां पे दे हैड फॉलन ट्रैप्ड, ये फाइट वहीं पे खत्म हो जाती थी। पर सजेशन तो ममता बनर्जी से आया था ना, राजलाई से आया था। खैर वो तो रात गई बात गई, वो तो हो गया। लेकिन 2 चीज़ें जो बीजेपी के पास हैं जो लोग बात करते हैं, एक है लीडर, क्लियर लीडर, ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर, जिसको बहुत लोग चाहते हैं कंटिन्यू करना और टाइम देना, और दूसरा है एक बहुत मजबूत संगठन जो कि सेंटिमेंट को वोट में परिवर्तित कर सकता है, जो ऑपोजिशन के पास नहीं है। सेंटिमेंट उनके लिए भी हो सकता है कई जगह पे, पर क्या उनके पास लास्ट माइल वॉक करने की क्षमता है, वो सवाल है। बिल्कुल संजय जी, हम लोगों की बात में आता है इशूलेस, वेवलेस वगैरह, एक्चुअली इंडियन वोटर ऐसा है नहीं। और आप जो सर्वेज करते हैं उसमें उसके मन के मुद्दे क्या हैं ये बहुत सामने साफ आ जाता है। नेता चर्चा करे ना करे, नैरेटिव चलाता रहे, पब्लिक मूड में अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो इस वक्त लोगों के मन में इशू क्या है जिस पर वो वोट देने का फैसला कर रहे होंगे। देखिए, कई मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों से चुनाव शुरू हुआ वहाँ से इट हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा सफ़र तय किया है। जब चुनाव शुरू हुआ था उससे 1 महीने पहले, 15 दिन पहले ऐसा लगता था, और बीजेपी चाहती थी कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए। मंदिर का मुद्दा हो, 370 धारा हमने हटाया उस पर हो, देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया गया, देश मजबूती से उभर के दुनिया के पटल पे आया, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे थे जिसके सहारे बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती थी। साथ ही साथ ये जो वेलफेयर स्कीम से उसका तो जिक्र आता ही आता है, प्रधानमंत्री मोदी की छवि आती ही आती है बाद इन बातों। लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई और विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों को उठाता रहा। साथ साथ 2 मुद्दों का और जिक्र होता था, संविधान बचाने का चुनाव है और डेमोक्रेसी बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। मुझे लगता है कि जब इन बातों की चर्चा होती थी तो मुझे हंसी आती थी, मुझे लगता था ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता, संविधान बचाना और लोकतंत्र बचाना। लेकिन धीरे धीरे विपक्ष ने जिस तरह से हमला किया बीजेपी पर और चीज़ों को कनेक्ट किया, और वो कनेक्शन क्या था, बीजेपी बार बार कह रही है कि 400, या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 370 सीटें लानी है, 400 होना चाहिए एनडीए के पास, और इसको उन्होंने इस तरह से जोड़ दिया कि अगर उन्हें 370 आ गया तो वो बड़े परिवर्तन करेंगे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था।
और उस बड़े परिवर्तन की परिभाषा इन्होंने गढ़ दी और कहा बड़ा परिवर्तन मतलब संविधान में हेरफेर, संविधान में हेरफेर करेंगे। और इसी के लिए बीजेपी की अपेक्षा है कि वो 400 सीटें लाएं, 370 सीटें लाएं, और अपेक्षा ये है कि बड़ा परिवर्तन मतलब संविधान में हेरफेर, और संविधान को में छेड़छाड़ करना, संविधान में परिवर्तित करने का मतलब है अंबेडकर जी का जो अपनी जो एक छवि है, जो उनका योगदान है, उसको भी एक तरह से मिटा देना। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होने लगी, और इसी के लिए आपने देखा होगा कि मैंने कभी नहीं देखा प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के बड़े नेताओं को कांग्रेस के पिच पर आके खेलते हुए। कहने का मतलब कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही थी और वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उन्हें कहना पड़ा कि नहीं, संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो जिसका जिक्र आपने किया, शुरुआत हुई चुनाव कहीं और से, और वो ट्रैवल करते करते कई मीलों दूर निकल गई, और छोटे छोटे मुद्दे, अग्निवीर, 370 जो लगता था बीजेपी का स्ट्रेंथ होगा, लोग बिल्कुल उमड़ के बीजेपी के लिए वोट करेंगे, वो सब बैकफायर सा करता हुआ इस वक्त तो दिखाई पड़ रहा है। जी, एक इसमें आर्गुमेंट ये हो सकता है अमिताभ कि या तो ये सच है कि पब्लिक कन्वर्सेशन पूरे देश में यही है जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में पॉलिटिशियंस कर रहे हैं और जो कमेंट्री हो रही है। काउंटर आर्गुमेंट ये हो सकता है कि शायद हम सब लोग एक बबल और एक इको चेम्बर के पार्ट हैं, एक साइलेंट मेजॉरिटी अपना मन मोटा मोटी बना के बैठती है, और अगर वो कंटिन्यूटी के पक्ष में है और कोई बहुत खिलाफ में वेव नहीं है तो कहती है यार ठीक है, मेरी असंतुष्ट हूं लेकिन दे देता हूं इनकम्बेंट को। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या विपक्ष सोशल मीडिया के एम्प्लीफिकेशन के नॉइज में भ्रमित तो नहीं हो गया है इस बार? काफ़ी भ्रमित हो गया है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मुद्दा क्या है? आप कह रहे हैं जब लोग किस चीज़ पे वोट कर रहे हैं, लोग अपना और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। बाकी जो सारे मुद्दे हैं इज अ कॉम्बिनेशन, एंड रिजल्ट क्या है उसका कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है तो मेरे बच्चे को जॉब मिले, उसका भविष्य उज्जवल। दैट इज पॉजिटिविटी, दैट इज होप है। अब क्योंकि पिछले 5 सालों में, जैसा 2019 में न्याय की घोषणा करी थी कांग्रेस पार्टी ने, और न्याय बूथ लेवल तक नहीं पहुंच पाया था योजना, तो इस बार कैसे पहुंच गया? ये बीजेपी के लिए भी एक सवाल उठ गया, और ऐसा सर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि बीजेपी फिर बैकफुट पर आकर के उसको डिफेंड करने लगी। हुआ यह है कि पिछले 5 सालों में स्कीम्स की बदौलत और कैश इनकम सपोर्ट की बदौलत और कोविड के भी कारण से ज़्यादातर लोग SC ST समाज के जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, वो लोग भी अब स्मार्टफोन पर आ गए हैं, सोशल मीडिया पे आ गए हैं, कोई ना कोई परिवार का आदमी आ गया है, जिसकी वजह से जो एक एडवांटेज था बीजेपी को ग्राउंड कनेक्ट का, वो एडवांटेज अभी भी है, जैसा आपने कहा, बट दैट इज ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस, गेट आउट द वोट। लेकिन मैसेज पहुंचाने में अब सोशल मीडिया के थ्रू कांग्रेस पार्टी अपना यह मैसेज पहुंचा पाई घर घर तक। लेकिन चैटर जो है उसमें महिलाएं एब्सेंट हैं और उससे लाभार्थी एब्सेंट हैं, और ये 2 वर्ग जो हैं, यही वर्ग डिसाइड कर रहे हैं काफ़ी सारे चुनाव पीछे भी और आगे के भी चुनाव कि कौन जीतेगा, और उनके मुद्दे, उनके इश्यूज भी कहीं ना कहीं बाकी लोगों से अलग हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि महिलाएं और लाभार्थी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्कीम्स, और महिलाएं अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच करके वोट डालेगी। बिल्कुल नीरजा जी, इसीलिए जो जुबान, जो ग्रामर अपोजिशन ने पकड़ के रखा है, उसमें बीजेपी ने जो कोशिश की है शायद यही की है जो अमिताभ कह रहे हैं कि महिला और लाभार्थी, ये 2 सेक्युलर पैकेजिंग कर दो, व्यापक पैकेजिंग कर दो, जाति, इलाके, अगड़ा पिछड़ा, SC ST, दलित OBC सब के ऊपर। रियलिटी में ये सब पार्टियां अप्लाई करती हैं, बीजेपी भी अप्लाई करती है कि किस जात में कहाँ टिकट देना, कौन सा इलाका मजबूत कमज़ोर, सब देखती है। लेकिन पैकेजिंग ऐसी कर दी है कि जिस तरीके से लोकल या सोशल इंजीनियरिंग पर चुनाव होते हैं, उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है ये लाभार्थी और ये महिला। ये एक ओपिनियन है, सही है या गलत? देखिए, वो सही है। महिला का जो वर्ग है ना, वो उनको फ्री राशन मिल रहा है, उनके लिए बहुत अहमियत रखता है।
महिला काफ़ी प्रैक्टिकल है इस मायने में मेरे हाथ में क्या आ रहा है, और लाभार्थी तो है ही, पर लाभार्थी का तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी प्रॉमिस कर रही हैं कि हम ये करेंगे, महिला को 1 लाख रुपया गरीब महिला को दिया जाएगा। उसमें तो बहुत तालियां पिटती हैं जब ये अनाउंस होता। खैर, एक चीज़ जो मुझे लगी है और उसको मैं पकड़ नहीं पाई हूँ संजय, पर है वहाँ, वो है कि 400 पार का जो नारा था उससे कुछ घबराहट आई कुछ तबकों में, दलित में आई, और वो दलित टोलों तक गांव में पहुंचा। ये मैंने देखा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कि ये हमारा आरक्षण चला जाएगा। वो गांव गांव तक पहुंच गई है। बात सही गलत वो अलग चीज़ है। राजपूत उत्तर प्रदेश में बैठ गया है क्योंकि उनको लगता है योगी आदित्यनाथ को शायद हटा दिया जाए लोकसभा चुनाव के बाद, तो ये एक फैक्टर बन गया है। और जो इंटेलिजेंसिया है, मिडिल क्लास है, उसको लगता है कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, थोड़ा अंकुश लगाया जाए पावर के ऊपर, आना चाहिए इनको। बट इस तरह 400 पार मतलब 1 पार्टी रूल तो नहीं हो रहा है। और काडर जो था वो घर बैठ गया, 400 तो आ ही रहा है, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये अंकुश की जो फीलिंग थी ना, चाहे दलित लगाना चाहता है, चाहे राजपूत लगाना चाहता है, चाहे इंटेलिजेंसिया लगाना चाहता है कि एकदम रन अवे नहीं हो जाए पावर, वो कहीं ना कहीं फैक्टर भी किक इन किया है। जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही है संजय जी। ये जो फैक्टर्स नीरजा जी ने बताए हैं, क्या वो आर दे डिसाइसिव एनफ फैक्टर फॉर अ वोटर टू चेंज हिज और हर माइंड? देखिए, मुझे लगता है कि अगर 14 और 19 के चुनाव को देखें तो उसमें जो हम कहते हैं लेट डिसाइडर्स, जो आखिरी दिनों में मन बनाते हैं, उनकी संख्या कम थी। 14-19 ऐसा चुनाव था जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने पहले ही मन बना लिया था। 14 का चुनाव था कांग्रेस को हटाना है, यूपीए सरकार को हटाना है, और उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन बीजेपी और मोदी जी के लिए वोट करना है। 19 में भी लगभग कुछ ऐसा ही था। तो वो तादाद बहुत छोटी थी जिन्होंने आखिरी दिनों में मन बनाया, और आखिरी दिन का मतलब आखिरी के 1-2 दिनों में 12-13%। लेकिन मुझे लगता है इन चुनावों में उसकी तादाद फिर बढ़ गई है, जैसा पहले के चुनाव में होता था आखिरी के दिनों में। और ये लेट स्विंग जैसा दिखता है। स्विंग मतलब बड़ा स्विंग नहीं है, स्विंग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, स्विंग मतलब एकदम एक तरफा हो गया, लेकिन लेट डिसाइडर्स हैं। आखिरी में उन्होंने मन बनाया, और जिन बातों का जिक्र किया, मैं भी बार बार ये कह रहा हूँ, जो 400 पार का जो नारा था वो औंधे मुंह पड़ा है बीजेपी के लिए। और कई चीज़ों का जिक्र नीरजा जी ने कहा, 100% सहमत हूँ मैं उन सारी बातों से। जो तीनों फैक्टर उन्होंने बताया कि क्या क्या नुकसान हुए, मुझे भी ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ता है। संदीप, आप क्या समझते हैं कि ये ऑडेशियस टारगेट, जो गोल की बात अभी हमने की थी, वो रखना इनके लिए एक्चुअली एडवर्स हो गया, या एक तरीके का माहौल बना दिया कि बहुत ही बड़ी विक्ट्री होने वाली है? बीजेपी तो यही होप में निकली थी। शायद चुनाव के पहले ये एक्सपेक्टेशन था कि अगर हम 400 पार कहें तो जैसे अमिताभ जी ने कहा, वो राजीव गांधी के टारगेट को हम उसके पास आ जाते। बट जैसे फर्स्ट फेज़ हुआ और फेजेस शुरू हुए, तब लगा कि शायद ये टारगेट अच्छा है पर शायद वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। और जैसे संजय जी ने कहा और नीरजा जी ने कहा, दूसरे फेज़ के बाद एक कैंपेन में सेटिंग द एजेंडा की बात नहीं थी, बट रिस्पॉन्डिंग टू द एजेंडा बात बन गई। आप देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता आ रहा हूँ, बीजेपी इज एक्सेलेंट एट चैलेंजिंग एन ओपोनेंट रादर देन सेटिंग द एजेंडा इटसेल्फ। सो यहाँ पे जब कांग्रेस की मैनिफेस्टो आई, उनको चांस मिल गई दैट अभी लेट अस अटैक द ओपोनेंट। सो सेकेंड फेज के बाद आप देखिए, द होल नैरेटिव टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो बदल गया उधर। बट मैं अंत में उसी बात के वापस आता हूं जो नीरजा जी ने कहा और अमिताभ जी ने कहा, इलेक्शंस आर ऑफन एन इमोशनल रिस्पॉन्स। जब वो वोटर ईवीएम के सामने खड़ी होती है, क्या आर्थिक विषय सामने होते हैं, क्या मेरी समस्याएं सामने होती हैं, या वो सब पीछे चले गए और इमोशनल इश्यू सामने आ गए जब मैंने बटन दबाया। सो
एक तरह से इसलिए मैंने वो बात प्रारंभ में ही कहा था, कोई बड़ी हवा दिखाई नहीं दे रहे, बस छोटी छोटी लहरें यहाँ वहाँ, कई जगहों में ज़्यादा, कई जगहों में कम, वो राज्य में है। और वो राज्य के नतीजे में हम देखेंगे 4 तारीख को छोटी लहरें की एक प्रभाव आप देखेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे 2004 में लोगों ने कहा था, मैं उस चुनाव की कंपैरिजन उस कारण से नहीं कर रहा हूँ कि उस समय एक नारा था जो फुलफिल नहीं हुआ, मैं और एक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। उस समय चुनाव के बाद वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था, जो जीते उन्हें ये भी मालूम नहीं क्यों जीते, जो हारे उन्हें मालूम नहीं कैसे हारे। उस समय हमने कहा था, आप अगर राज्यों को देखें तो एक एक राज्य का एक नतीजा आपको ये दिखाएगा कि ये चुनाव इस तरह से क्यों गया जी। तो मुझे लगता है इस बार भी वही होगा। द स्टेट विल बी द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, अपनी चर्चा का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग चर्चा रही। अमिताभ, आपसे एक सवाल ये लेना चाहूँगा मैं कि पॉपुलर व्यू करीब करीब एक जैसा ही है कि कौन से राज्य प्लस में माइनस में हो सकते हैं, कोई आउटलायर स्टेट हो सकता है क्या? और आपको अगर एक फाइनल नंबर देना हो, यंगेस्ट इन द टीम, तो आपको वो देना पड़ेगा, वो नंबर क्या है? मतलब मुझे आप 4 तारीख को मतलब मेरी ट्रोलिंग कराने के लिए आपने इंतज़ाम कर दिया। आउटलायर स्टेट यहाँ पे कर्नाटक हो सकता है, एक आउटलायर स्टेट हो, क्योंकि वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स अच्छी खासी हुई है और कांग्रेस भी वहाँ पर एक संगठन वाइज मजबूत है कंपेयर टू बीजेपी। इट इज़ फेयरली डिसेंट। अब नंबर की तो बात नहीं, नंबर तो कंसेंसस यही है कि भाई ये सरकार आ रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पथ पर हैं। अब कितनी आएगी इसके ऊपर चर्चा है। और जैसा आपने कहा कि 272 इज़ द मेजॉरिटी मार्क, अब उससे कितना ऊपर आए, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिबेट। सरप्राइज हम हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में हम हुए हैं। जैसा सर कह रहे हैं, आज तक भाजपा के नेताओं को आज तक समझ नहीं आई कि मध्य प्रदेश में 166 सीट कैसे आ गई बीजेपी की। तो जब वोट पड़ता है, एक साइड पड़ता है, साइलेंट वेव है, क्या वेवलेस है, बट क्या साइलेंट वेव है क्या किसी के फेवर में जो हमें दिख नहीं रहा हो? मतलब क्रिकेट मैच 1 रन से जीते हैं या आप 100 रन से जीते हैं, जीत तो जीत है। जीत तो जीत है। और पॉलिटिक्स में सिल्वर मेडल होता नहीं है। एब्सोल्युटली। तो ये जो चर्चा थी, चूंकि 6-7 हफ्ते का सिलसिला था, तो जाहिर है कि हम बात करते कि आज क्या घटा क्या बढ़ा, वो चर्चा हो गई। लेकिन ऐसा कंसेंसस भी पहली बार देखा जा रहा है भारत में कि एक सरकार तीसरी बार लौट रही होगी। कितने नंबरों से लौटेगी, इसमें वैनिटी और वैल्यू जजमेंट को अगर छोड़ दें तो 272 से नीचे या ऊपर सिर्फ इतना मैटर करता है, या जो दूसरा मैटर करता है 304, जिसमें एक नया रिकॉर्ड तोड़ने का जो एक सुकून, एक तसल्ली, जो एक प्राइड होता है, वो है। आइदर साइड सरप्राइजेस तो भारत का वोटर देता ही है, क्योंकि हमारे इस नेशनल एनालिसिस में कहीं कोई एक स्टेट बिल्कुल ही जिसको हम गलत पढ़ गए हों, कुछ भी बदल दे सकता है। इसीलिए 1 जून की शाम की एग्जिट पोल पर फिर से चर्चा, और 4 जून का असली जवाब क्या आएगा वोटर की तरफ से, उसका इंतजार। आप सब लोग इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।